हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 12 फरवरी 2022 के, जिसमें आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जो है वो जरूर आपने देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 में 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 12 फरवरी 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन सबसे पहले जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो पहला क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट में, कौन से क्रिकेटर को ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड जो है वो दिया गया है 2021 का। तो इसमें बहुत सी कैटेगरीज होती हैं, ODI कैटेगरी है, T20 कैटेगरी है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें सिर्फ टेस्ट बैटिंग कैटेगरी की, और ये ESPN क्रिक इन्फो की तरफ से दिया जा रहा है। ये 15th एडिशन है दोस्तों इस अवार्ड का, और ये इंडिया के जो फेमस विकेट कीपर बैट्समैन है उनको दिया गया है, और उनका नाम है ऋषभ पंत। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। तो ये इनको टेस्ट बैटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ब्रिस्बेन के अंदर, जिसको हम गाबा टेस्ट कहते हैं, क्योंकि गाबा का मैदान मतलब ब्रिस्बेन मैदान ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो उस टेस्ट सीरीज को जीतने में जो है वो मदद की थी, उस टेस्ट को जीतने के लिए मदद की थी, क्योंकि इन्होंने 89 रन्स की एक शानदार पारी जो है वो खेली थी, और उस पारी के बदौलत जो है वो इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत गया था। और इस टेस्ट मैच को जीतने से ही उन्होंने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को भी जीत लिया था 2-1 से। और ऑस्ट्रेलिया का 32 साल का 32 इयर्स का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया, कि उनको ब्रिस्बेन के अंदर, गाबा के अंदर कोई भी नहीं हरा पाया। गाबा का मैदान मतलब ब्रिस्बेन का मैदान। और ऋषभ पंत जो है वो टॉप स्कोरर रहे थे इस सीरीज के अंदर। उनके जो रन थे वो 274 रन थे पूरे इस टेस्ट सीरीज के अंदर, तो सबसे हाईएस्ट भी थे। और एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि ये फास्टेस्ट विकेट कीपर हैं दोस्तों, जिन्होंने सिर्फ 27 इनिंग के अंदर 1000 रन जो है वो पूरे कर लिए। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है वो महेंद्र सिंह धोनी जी के पास था। 32 इनिंग्स के अंदर उन्होंने 1000 रन को पूरा किया था, लेकिन सबसे तेज पूरे करने वाले जो हैं वो ऋषभ पंत बन गए थे। तो ये तो हो गया ऋषभ पंत के बारे में। अगर आपको पूछा जाए कैप्टन ऑफ द ईयर का जो खिताब है ESPN क्रिक इन्फो की तरफ से जो दिया गया है, वो केन विलियमसन को दिया गया है, जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन है। न्यूजीलैंड की बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के लिए पूरे साल के अंदर केन विलियमसन की कैप्टनसी के अंदर, इसलिए कैप्टन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? न्यूजीलैंड के इस कैप्टन को चुना गया है। और टेस्ट बॉलिंग अवार्ड जो है वो काइल जेमिसन को मिला है, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने
5 विकेट्स जो हैं वो ली थी 31 रन्स देके लास्ट मैच के अंदर, जो टेस्ट मैच था, जिसके कारण इन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो जीती थी। 2019 से लेके 2021 के बीच में जो टेस्ट मैचेस हुए हैं उसकी एक टेस्ट चैंपियनशिप हुई, जिसके अंदर न्यूजीलैंड जो है वो जीता, और फाइनल मैच के अंदर काइल जेमिसन ने जो है वो 5 विकेट्स लेके जो है वो इसको जिताया था। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट बॉलिंग अवार्ड किसको मिला है, काइल जेमिसन को। न्यूजीलैंड के जो कैप्टन है केन विलियमसन, कैप्टन ऑफ द ईयर का खिताब मिला, और साथ में जो टेस्ट बैट्समैन है वो किसको मिला, ऋषभ पंत को मिला। तो यहां पे आप देख सकते हो टेस्ट बॉलिंग काइल जेमिसन हो गया। ओडीआई बैटिंग के अंदर जो है वो फकर जमान है जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और ओडीआई बॉलिंग के अंदर शाकिब महमूद हैं, महमूद जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और टी20 बैटिंग के अंदर जॉस बटलर हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। टी20 बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान के शानदार बॉलर शाहीन अफरीदी जो है वो इसमें चुने गए हैं। लेकिन वुमेन क्रिकेट के अंदर भी ये अवार्ड दिए गए हैं। तो वुमेन बैटिंग के अंदर ये अवार्ड बेथ मुनी को दिया गया है, जो कि कहां से बिलोंग करती हैं, ऑस्ट्रेलिया से। वुमेन बॉलिंग के अंदर केट क्रॉस को मिला है, जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ये दोनों आपने याद रखने हैं वुमेन कैटेगरी के अंदर। एसोसिएट बैटिंग या एसोसिएट बॉलिंग आपको याद करने की जरूरत नहीं, ना ही एग्जामिनर ने यहां से पूछना आपसे, क्योंकि बहुत से प्लेयर हैं याद रखने के लिए। और एक इसमें याद रखना है कैप्टन ऑफ द ईयर, जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, केन विलियमसन को यह अवार्ड दिया गया है। डेब्यूएंट ऑफ द ईयर मतलब जिन्होंने सबसे अच्छा जो है वो डेब्यू किया है, सबसे अच्छी शुरुआत की है क्रिकेट के अंदर, वो हैं ऑली रॉबिन्सन, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से। जस्ट एक बार पढ़ लें, अदरवाइज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वुमेन के अंदर दो चीजें, बैटिंग और बॉलिंग का कैप्टन ऑफ द ईयर। मेन के अंदर आपको सारा का सारा एक बार याद रखना होगा, क्योंकि ये आपको पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ आईसीसी ने जो है वो अपनी रैंकिंग भी जारी की है। उस रैंकिंग के अंदर जो है वो, अगर आप देखोगे टेस्ट रैंकिंग के अंदर इंडिया का स्थान जो है वो 3rd है, और ओडीआई रैंकिंग के अंदर जो है वो इंडिया 4th नंबर पे है। टी20 के अंदर इंडिया जो है वो 2nd नंबर पे। ये इंडिया की रैंकिंग है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर। तो सारे के सारे प्लेयर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, और यहां पे भी आप देख सकते हो केन विलियमसन जो कि कैप्टन ऑफ द ईयर, और बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर ऋषभ पंत, जो कि आप कह सकते हो टेस्ट मैचेस के अंदर चुना गया है। तो ये सारी की सारी चीजों के साथ, इसी के साथ बढ़ते हैं अगला सेक्शन, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक गिवन है। क्वेश्चन है कि कौन से एयरपोर्ट को एक अवार्ड दिया गया है, वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड दिया गया है 2021 का, और ये अवार्ड किसकी तरफ से दिया गया है, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की तरफ से। जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एविएशन सेक्टर के अंदर, जो उड़ान क्षेत्र है हमारा, एविएशन सेक्टर है, उसके लिए पॉलिसीज बनाती है, उसकी पॉलिसी को डेवलप करती है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो दोस्तों मॉन्ट्रियल है। मॉन्ट्रियल जो है वो कनाडा के अंदर है। और साथ ही साथ आप ये भी याद रख सकते हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन या काउंसिल की शुरुआत 1991 में की गई थी। तो इसकी तरफ से हर साल एक अवार्ड दिया जाता है, जो बहुत ही अच्छे एयरपोर्ट के तौर पे डेवलप किया गया हो, लोगों की सुविधाओं के लिए बहुत कुछ किया हो उस एयरपोर्ट ने। तो इस बार इंडिया से टोटल 18 एयरपोर्ट्स को चुना गया है। तो इसका मतलब आपको अब 18 एयरपोर्ट याद करने पड़ेंगे? नहीं, 18 एयरपोर्ट आपने याद नहीं करने, कुछ इंपॉर्टेंट आपने जरूर याद रखने हैं, लेकिन नंबर जरूर याद रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा है। तो एग्जामिनर रेदर देन की कोई आपसे एयरपोर्ट पूछ ले, वो आपसे कोई नंबर जो है वो पूछ सकता है। तो 18 एयरपोर्ट को चुना गया है। और इसमें बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जो कि भुवनेश्वर में है, ओडिशा के अंदर। इसमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो दिल्ली का है, और मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहां पे है, कर्नाटका के अंदर। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। तो डी इसका आंसर है। तो आप देख सकते हो मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ 17 और इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो इसमें चुने गए हैं, जिनको ये अवार्ड दिया गया, जिसका नाम हमारे पास क्या है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल अवार्ड। तो ये याद रखना है। और वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड कैटेगरी के अंदर इनको चुना गया है। क्यों चुना गया है? क्योंकि इन्होंने अपनी एफर्ट्स को लगातार जो है वो बढ़ाया है, ताकि एयरपोर्ट्स जो हैं वो कोविड-19 के दौरान भी जो हैं वो पैसेंजर्स को प्रायोरिटी दे सकें, उनकी सुरक्षा के लिए अलग अलग तरह के काम, अलग अलग तरह की सुविधाएं दे सकें। और इवन कस्टमर से ये फीडबैक भी लिया गया, पैसेंजर जो भी हैं उनसे फीडबैक लिया गया कि किस तरह से जो है वो आपकी सहायता एयरपोर्ट्स ने की है, उसके बेसिस पे जो है कौन से एयरपोर्ट ने सबसे अच्छी सर्विसेज दी हैं, उसके बेसिस पे ही चुना गया है। तो इसलिए आपने याद रखना है 18 एयरपोर्ट। इसमें और भी हैं, लाइक राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैदराबाद का, इसमें जो है वो गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये सारे के सारे 18 के अंदर शामिल हैं। तो सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको चेयरमैन बनाया गया है टाटा सन्स का? तो टाटा सन्स के जो चेयरमैन थे वो एन चंद्रशेखरन थे। उनका टाइम पीरियड 2022 में खत्म हो गया, क्योंकि 2016 में उन्होंने टाटा सन्स को ज्वाइन किया था। उसके बाद 2017 में वो चेयरमैन बनाए गए थे टाटा सन्स के 5 साल के लिए, 2022 तक।
तो अब उनका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, लेकिन दोस्तों उन्हीं को दोबारा से अपॉइंट कर दिया है। तो याद रखना है, री अपॉइंटेड नटराजन चंद्रशेखरन, टाटा सन्स की तरफ से री अपॉइंट कर दिया है फिर से 5 साल के लिए, मतलब 2022 से लेके 2027 तक अब कौन रहेगा, एन चंद्रशेखरन ही रहेंगे, नटराजन चंद्रशेखरन रहेंगे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। और मैं पहले बता चुका हूं 2016 में इन्होंने ज्वाइन किया था, 2017 से 22 तक की इनकी पहली अपॉइंटमेंट थी, अब दूसरी अपॉइंटमेंट 2022 से 27 तक रहेगी। और टाटा सन बहुत ही फेमस हो चुका है। रिसेंटली एन चंद्रशेखरन ने मोदी जी से मुलाकात की, वो पिक्चर जो है वो आपने देखी होगी, उसके अंदर जो है वो ऑफिशियली आप कह सकते हो कि एयर इंडिया को टेक ओवर किया टाटा सन्स ने, और इसकी एक सब्सिडरी है टैलेस ग्रुप, उसने इसको कैप्चर किया। तो याद रखना है ये सारी चीजें। और टाटा सन्स की शुरुआत जो है वो 1868 में की गई थी, 1868 में इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन बाकी जो ऑप्शंस देख रहे हो दोस्तों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो हितेंद्र दवे का नाम, हितेंद्र दवे रिसेंटली सीईओ बनाए गए हैं एचएसबीसी बैंक इंडिया के, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन इंडिया के। अमित बनर्जी रिसेंटली चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के। अवीर सरकार रिसेंटली चेयरमैन बनाए गए हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, चेयरमैन बनाए गए हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और पीटीआई के। याद रखनी है ये सारी चीजें। तो आप यहाँ पे एन चंद्रशेखरन का चेहरा देख सकते हो, और टाटा सन्स के दूसरी टर्म के लिए इनको अपॉइंट किया गया 2022 से 27 के लिए। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कृषि नेटवर्क का। तो कृषि नेटवर्क जो है वो एक स्टार्टअप है दोस्तों, एक स्टार्टअप है, किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से ही पता लग रहा है। तो ये जो किसान है उनको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, बहुत ही वर्सटाइल एक्टर और वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर पंकज त्रिपाठी जी बनाए गए हैं। तो मिर्जापुर से आप याद रख सकते हो, आंसर क्या होगा, डी होगा। पंकज त्रिपाठी जी अपने अलग अलग किरदारों के लिए जाने जाते हैं। तो इनको एम्बेसडर भी बनाया है, इन्वेस्टर भी बनाया है कृषि नेटवर्क की तरफ से, एक एग्रीकल्चर स्टार्टअप कंपनी है। लेकिन अभी इस प्लेटफॉर्म के अंदर कृषि नेटवर्क के साथ अभी 3 मिलियन किसान जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और आगे भी जो है वो और जुड़ने की संभावना है, क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्र में जो है वो सोल्यूशन देने का काम करते हैं, खास करके जो भी किसानों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो इस स्टार्टअप की शुरुआत जो दोस्तों है 2018 में की गई थी, 2018 में, और इसको आशीष मिश्रा और सिद्धांत बोहोमिया ने इसको शुरुआत किया था, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के छात्र हैं, उनके एलुमनाई ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वहां से पास आउट हैं, तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और ये स्टार्टअप जो है वो निचले लेवल से जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसानों को, जो भी उनके डाउट्स है वो क्लियर करता है। इनका बहुत ही एक फेमस चीज चलता है कृषि नेटवर्क के अंदर कि 15 मिनट आंसर, 15 मिनट आंसर, मतलब 15-15 मिनट के जो है वीडियोस बना के वो आपको आंसर प्रोवाइड करते हैं, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने किसानों को जागरूक किया है। लेकिन बाकी जो ऑप्शंस देख रहे हो दोस्तों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे राजकुमार राव का नाम देख रहे हो, बहुत ही फेमस एक्टर हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एक रीन्यू बाय की तरफ से। रीन्यू बाय जो है वो एक इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय हम कह सकते हैं, इनको गुड डॉट कंपनी की तरफ से जो है वो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो कि एक प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है। मतलब इसमें मांस नहीं यूज किया जाएगा, लेकिन प्लांट से जो है वो मांस जैसा जो है वो एक खुराक बनाई जाएगी, जिसमें उतना ही प्रोटीन, उतनी ही वैल्यू जो एडिशन होगा। स्मृति मंदाना बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं, और इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम है गुवी। गुवी जो है वो दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म है, और ये आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है, आईआईटी मद्रास की तरफ से इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये सारे के सारे ब्रांड एम्बेसडर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आता है, इंडिया जो है वो कुछ ग्रांट प्रोवाइड कर रहा है कौन सी कंट्री को, ताकि वो कंट्री यूनिटी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो अपने कंट्री के अंदर अप्लाई कर सके। देखो बहुत ही सिंपल शब्दों में इसको समझते हैं कि ये यूनिटी डिजिटली आइडेंटिटी फ्रेमवर्क का मतलब क्या है। जैसे इंडिया में हमने स्टार्ट किया आधार, क्या स्टार्ट किया था हमने, आधार जो है वो स्टार्ट किया था, तो वो भी क्या है, एक यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क है, जिसमें आपकी बायोमेट्रिक होती है, उसके बाद जो है वो आपका एक आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है, जिसमें सारी डिटेल आपकी जुड़ी होती है। वैसे ही अब इस कंट्री ने कहा है कि हम भी आपके आधार जैसे ही है अपना एक डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, और ये कंट्री कौन है, श्रीलंका। तो इंडिया की ही लाइंस पे चलते हुए आधार जैसा एक नेटवर्क जो है वो बनाया जाएगा श्रीलंका के अंदर, बायोमेट्रिक के बेसिस पे बनाया जाएगा, ताकि सबकी आइडेंटिटी जो है वो साइबर फ्रेम में हो, सारे की सारी ऑनलाइन आइडेंटिटी जो है वो होनी चाहिए। तो इंडिया जो है वो कुछ ग्रांट दे रहा है ताकि वो इस प्रोजेक्ट को जो है वो इंप्लीमेंट कर सकें।
तो ये फ्रेमवर्क जो है वो श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से इंप्लीमेंट किया जाएगा नेशनल लेवल पे, प्रायोरिटी बेसिस पे किया जाएगा सारे लोगों की आइडेंटिटी जानने के लिए। और ये पर्सनल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डिवाइस जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है, जो कि बायोमेट्रिक डाटा बेस्ड होगी, एक डिजिटल टूल की तरह यूज किया जाएगा, जिसमें जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबकी आइडेंटिटी जो है वो रजिस्टर होगी और साइबर स्पेस के अंदर जो है वो इसको डाल दिया जाएगा। तो जितनी भी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज हैं उनको फिर वेरीफाई किया जाएगा डिजिटल और फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर, मतलब मैनुअली भी जो है वो उसको किया जाएगा और फिर दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा, मतलब ठीक है गलत है ये सारी चीजें चेक करके जो है वो पूरा का पूरा डाटा तैयार हो जाएगा। तो श्रीलंका इस टाइम पीरियड पे बहुत ही बड़े क्राइसिस से जूझ रहा है। उनके पास डॉलर नहीं है, यूएस डॉलर नहीं है, तो बाहर से कुछ नहीं मंगवा सकते। तो इंडिया ने अभी बहुत बड़ी मदद जो है वो की है, 1.4 बिलियन डॉलर जो है वो हमने दिए हैं उनको, ताकि वो अपनी जो फूड शॉर्टेजेस हैं, मेडिसिन है, फ्यूल शॉर्टेजेस हैं, वो पूरी कर सके। एक 500 मिलियन डॉलर का एक अलग से भी लोन दिया है। इवन जो हमारी कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो वो भी जो है वो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, उसमें 40,000 टन जो है वो डीजल, 40,000 टन पेट्रोल वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो इंडिया की तरफ से श्रीलंका की हेल्प करने के लिए की जा रही है। और पहले भी ये एक बार जिक्र हुआ था कि हम ये यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी नेटवर्क जो है वो बनाना चाहते हैं। ये 2011 में जो प्रेसिडेंट थे यहाँ के महिंदा राजपक्षा, उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन ये कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि मे बी पैसों की प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह से कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हो। तो लेकिन अब जो है वो ये इंप्लीमेंट करेंगे, इंडिया जो है वो उसमें कुछ पैसा देगा, कितना देगा ये अभी तक एग्जैक्ट जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है, क्योंकि ये अभी इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो रिवील नहीं किया है, लेकिन बहुत ही जल्द जो है वो पता लग जाएगा कितने पैसे जो है श्रीलंका को दिए जाएंगे। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द नेम ऑफ साइंस मिशन? और साइंस मिशन का नाम बताना है जो नासा की तरफ से सिलेक्ट किया गया है, ताकि अर्थ और सन इन्वायरमेंट के बारे में हम और बेहतर जान सकें, यूनिवर्स के बारे में और बेहतर जान सकें, और सन और अर्थ का कनेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से जान सकें। ये एक मिशन नहीं है दोस्तों, दो मिशन जो है वो नासा ने चुने हैं। एक तो हीलियो स्वाम मिशन है, दूसरा म्यूज मिशन है। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? बोथ ए एंड सी होगा, तो डी आंसर होगा। तो आप देख सकते हो नासा ने दो मिशंस को सिलेक्ट किया है ताकि सन और अर्थ के एनवायरनमेंट के बारे में जान सकें। और म्यूज का मतलब है मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर, और एक है हीलियो स्वाम। तो जो म्यूज मिशन है वो साइंटिस्ट को ये हेल्प करेगा ताकि कौन सी फोर्सेस हैं जो सन का जो क्षेत्र है, जो कोरोना है, उसको हीट करने में हेल्प करती है, और वहां से बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो इरप्शंस होती हैं आउटर मोस्ट रीजन के अंदर, और साथ में उसको बहुत ज्यादा जो है वो हॉट बना देती हैं, उसको बहुत ज्यादा जो है उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देती हैं। तो ये म्यूज मिशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सोलर एटमॉस्फेयर को जानने में सहायता करेगा, और साथ में एक स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया है जो कि इसकी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है वो खींचेगा वहां पे। तो हमें पता लग सकता है वहां से कि किस कारण जो है वो इतनी ज्यादा हीट जो है वो वहां से जनरेट होती है, कौन सी फोर्सेस जो है वो वहां पे लग रही हैं। तो ये हमें खास करके कोरोना के बारे में जो है वो बताएगा, जो सन का कोरोना है। नेक्स्ट, हीलियोस्वाम मिशन, ये कॉन्स्टेलेशन है जिसमें 9 अलग अलग तरह के स्पेसक्राफ्ट जो है वो काम करेंगे, और साथ ही साथ जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, उसकी मेजरमेंट करेगा, बताएगा कि किस तरह से या क्यों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं। साथ में जो सोलर विंड है, जो सोलर विंड टर्बुलेंस हो रही है, कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रही है या क्या हो रहा है उसके कारण, तो ये सारी चीजें हमें यहां से पता लग सकती है। और खास करके जो सोलर विंड स्प्रेड है सन का आउटर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर आप कह सकते हो, जिसका नाम है हीलियोस्फीयर, ये सन का आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर है। तो इसमें किस तरह से डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं, किस तरह से जो है वो हीट ओरिजिनेट हो रही है, तो ये सारी चीजें जो हमें यहां से पता लग सकता है। ये दोनों मिशन जो हैं वो खास करके अर्थ और सन के रिलेशन के बारे में या उसके एनवायरनमेंट के बारे में जानने में हेल्प करेंगे। तो इसका मतलब दोनों ही मिशन एक तरह से ऐसे हैं कि जिसमें हम एस्ट्रोनॉट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमें पता लग जाएगा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है। सैटेलाइट्स को बचा सकते हैं हम जितने भी कम्युनिकेशन सिग्नल है उसको बचा सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, खास करके जीपीएस के बारे में हेल्प करेगा। तो ये एक यूनिक से मिशन है जो हमें लाइक कई चीजें जो हमें अभी भी नहीं पता उसके बारे में हमें बता सकते हैं। तो नासा के बारे में जरूर याद रखना है आपने। नासा जो है वो यूएसए का स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी शुरुआत जो है वो 1958 में की गई थी। इसके जो हेड हैं वो बिल नेल्सन है, लास्ट ईयर इनको अपॉइंट किया गया था एडमिनिस्ट्रेटर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है फर्स्ट क्यूआर, क्विक रिस्पॉन्स कोड बेस्ड मैकेनिज्म फॉर सर्टिफिकेशन हैंडमेड कारपेट?
तो जो भी हैंडमेड कारपेट्स होंगे इसके ऊपर एक QR कोड होगा जिसको लोग स्कैन करके उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी ओरिजिनलिटी जो है वो पता कर सकते हैं। और आपको पता है बहुत ही अच्छे हैंडमेड कारपेट्स जो है वो कहाँ पे मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में, और जाना जाता है जम्मू कश्मीर उसके लिए। और इवन अलग अलग कंट्रीज में, कम से कम 25 कंट्री में तो ये एक्सपोर्ट करते हैं अपने हैंडमेड कारपेट्स। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो आप लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उनका चेहरा यहाँ पे देख सकते हो। तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया और हैंडमेड कारपेट्स के ऊपर जो है वो इन्होंने ये QR कोड जो है वो लगाना स्टार्ट कर दिया। और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम है, मतलब पहली बार ऐसा इंडिया में हुआ है। तो जो भी QR बेस्ड एप्लीकेशन है, कस्टमर जो है वो वहां से उसको स्कैन करें और चेक करें ऑथेंटिसिटी और उसकी डिटेल सारी की सारी कारपेट जो प्रोड्यूस किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। और गवर्नमेंट जो है वो ट्रेनिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रही है आर्टिस्टिक और कल्चरल हेरिटेज जम्मू कश्मीर का रिस्टोर करने के लिए, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग जो है वो इसके साथ जुड़ें। क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो हैंडीक्राफ्ट है वो एक तरह से पहचान है पूरे के पूरे इंडिया की, पूरा का पूरा कल्चर की, जो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। तो इससे हमें पता लगता है कि एक्चुअल में जो लोग हैं वो कितना अच्छा वहां पे आर्टिस्टिक काम करते हैं और क्या उनका कल्चर है। तो मैं पहले बता चुका हूँ कारपेट बहुत ही फेमस है, कम से कम 25 कंट्री में ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो मनोज सिन्हा हैं। और यहाँ पे आपने याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क सलीम अली नेशनल पार्क मिल जाएगा। यहीं पे आपको किश्तवाड़ मिल जाएगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। यहीं पे आपको गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी। और यहीं पे आपको मिलेगा बहुत ही फेमस दाची-गाम नेशनल पार्क। लेकिन याद रखना है, बार बार हमेशा बताता हूँ, हेमिस नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख के अंदर है, आप जम्मू कश्मीर के अंदर मत लगाएं, क्योंकि बहुत सी बुक्स ने अपडेट नहीं किया है, हेमिस ही लिखा हुआ है अभी भी जम्मू कश्मीर में। तो इस चीज को याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पैसाबाजार.com ने कौन से बैंक के साथ टाई अप किया है ताकि एक क्रेडिट कार्ड जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है वो बेचा जा सके। उस बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा लेकिन वो बेचा जाएगा पैसाबाजार.com के प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटली बेचा जाएगा। तो ये बैंक है RBL बैंक, रत्नाकर बैंक लिमिटेड, सी आंसर होगा। और इस पैसा बाजार ने जो RBL बैंक का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया उसका नाम क्या है, पैसा ऑन डिमांड। याद रखना है नाम क्या है, पैसा ऑन डिमांड। और ये पैसा बाजार प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो ये क्रेडिट कार्ड जो RBL बैंक का मिलेगा, मैं पहले बता चुका हूँ, ये सारा का सारा डिजिटल प्रोसेस होगा, क्योंकि ये जो पैसाबाजार.com है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और साथ में ये लाइफ टाइम फ्री उसके साथ आया है, मतलब इसमें कोई भी पैसा जो है वो आपका खर्च नहीं होगा इसको लेने के लिए। तो मेन मकसद यही है कि जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो यहाँ से जो है वो अवेल कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो इस क्रेडिट कार्ड का एक फायदा ये भी है कि यहाँ से आपको पर्सनल लोन्स जो हैं वो भी मिल सकते हैं, जितनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसके बेसिस पे आपको लोन मिल जाएगा। और रेट्स जो हैं, इंटरेस्ट रेट जो लगेगा वो उसी के हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, चाहे बिल्कुल आप स्लाइड से याद कर लें इसको, लेकिन RBL बैंक के बारे में याद रखें। 1943 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और इसके जो MD और CEO हैं वो रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं राजीव आहूजा, क्योंकि विश्ववीर आहूजा जो हैं वो उनका हेल्थ सिस्टम जो है वो ठीक नहीं चल रहा, जिसके कारण वो कुछ टाइम पीरियड के लिए छुट्टी पे गए हुए हैं। तो राजीव आहूजा को टेम्परेरी तौर पे लगाया गया है। टैगलाइन क्या है, अपनों का बैंक, अपनों का बैंक। पैसाबाजार.com बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है किसी भी चीज को, बैंकिंग फैसिलिटीज, इंश्योरेंस सेक्टर को किसी भी तरह से इसको बेचने के लिए। तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम है। और CEO और को फाउंडर कौन है, नवीन कुकरेजा, नवीन कुकरेजा, याद रख सकते हैं आप नाम। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी ने वीजा के साथ टाई अप किया है ताकि इंश्योरेंस कवर दिया जा सके पब्लिक सेक्टर बैंक्स को? तो सिंपल है, जो कार्ड जो हैं वो वीजा पावर्ड होंगे उनको उन कार्ड्स को जो परचेज करेगा या वो कार्ड जिसके पास होंगे उनको इंश्योरेंस कवर जो है ये कंपनी प्रोवाइड करके देगी। लेकिन ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर नहीं, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर होगा। और ये हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी है HDFC आर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। तो HDFC आर्गो ने पार्टनरशिप की है वीजा के साथ ताकि इंश्योरेंस कवर जो है वो दिया जा सके बैंक कार्ड्स के साथ। तो ये पॉलिसी जो है वो एक तरह से फ्रॉड इंश्योरेंस से रिलेटेड होगी। मतलब अगर आपको कोई भी फ्रॉड होता है, आपका पैसा जो है वो खत्म हो जाता है उसमें, या आपका किसी तरह से OTP पूछ के फ्रॉड कर लिया जाता है, तो 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा HDFC आर्गो। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड करेगा जिनके पास वीजा प्लेटिनम कार्ड होगा या डेबिट कार्ड होगा, या फिर आप कह सकते हो पार्टिसिपेटिंग इश्यूअर्स होंगे, मतलब जिन जिनके साथ जो है बैंक्स के साथ टाई अप हुआ है वीजा के अकॉर्डिंग, तो वहां पे होगा। इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो एक तरह से वीजा प्लेटिनम कार्ड होल्डर्स के लिए ही है, और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी वीजा पार्टनर बैंक्स को। जो भी बैंक अब इसके साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, अलग अलग टाई अप जो है वीजा के साथ करेंगे, क्योंकि वीजा जो है वो एक तरह से मास्टर पॉलिसी होल्डर है। मतलब वीजा के साथ टाई अप हुआ, वीजा आगे किसी भी बैंक के साथ करे, लेकिन इंश्योरेंस जो है वो HDFC आर्गो की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो HDFC आर्गो का मेन जो मुद्दा है वो यहाँ पे ये है कि जो भी फ्रॉड बढ़ रहे हैं
उसको उसका नुकसान लोगों को ना हो, उसको कवर किया जा सके। तो उसको कवर करने के लिए ये इस तरह से किया जा रहा है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि जीरो लायबिलिटी रखनी है यार कस्टमर्स की, मतलब उनके ऊपर बर्डन नहीं पड़ना चाहिए किसी तरह से। तो 1 लाख रुपया यहाँ पे कवर कर दिया जाएगा। तो फिर से क्वेश्चन को स्लाइड से याद रख सकते हैं, खास करके बैंकिंग स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी की हाईएस्ट पेनिट्रेशन है डिजिटल पेमेंट्स के अंदर, मतलब सबसे ज्यादा लोग जो है उसको यूज करते हैं डिजिटल पेमेंट्स करने के लिए। ये एक रिपोर्ट दी गई है, कॉम स्कोर रिपोर्ट, और ये सबसे ज्यादा बताते हैं कि पेटीएम जो है वो सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स जो है वो करता है, उसकी पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है, लोग उसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं 45% के आसपास। तो आप देख सकते हो पेटीएम की हाईएस्ट पेनिट्रेशन है डिजिटल पेमेंट्स के अंदर, और दूसरे नंबर पे गूगल पे जो 43% फाइनेंशियल मार्केट के अंदर यूज किया जाता है, और पेटीएम स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नवंबर 2021 में लिस्ट किया गया था। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन बनेगा मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन रॉकफेलर इंटरनेशनल का? ये 14 फेब को लगाए जाएंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन रॉकफेलर इंटरनेशनल, जो कि एक कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी है। याद रखना है, रॉकफेलर जो है वो कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी है, एक इंटरनेशनल यूनिट है ये, जिसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर लगाए जाएंगे रुचिर शर्मा। रुचिर शर्मा एक नाम है, आप कह सकते हो ऐसा कि जो अलग अलग तरह की सुविधाएं जो हैं वो कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। इससे पहले बहुत ही बड़ी कंपनी मॉर्गन स्टैनले के साथ भी काम कर चुके हैं, वहां पे एग्जेक्टिव रह चुके हैं, और बहुत फेमस ऑथर भी हैं, बहुत ही बुक्स इन्होंने लिखी है, मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो ये चीफ ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, और बहुत सी कंपनीज के साथ ये जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, जो है वो मॉर्गन स्टैनले इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के साथ भी काम कर चुके हैं। बहुत ही बुक्स लिख चुके हैं अलग अलग कंट्रीज के बारे में, इवन किस तरह से पूरे वर्ल्ड को खतरा है, किस तरह से उसको बचा सकते हैं। जैसे एक बुक इन्होंने लिखी थी 10 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल नेशन, 10 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल नेशन, द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस, द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस, डेमोक्रेसी ऑन द रोड एंड ब्रेकआउट नेशंस। तो ये बुक्स बहुत ही फेमस है, जो ये अलग अलग कंट्री के बारे में लिखते हैं। लेकिन बाकी जो नाम देख रहे हो ये भी दोस्तों एक तरह से इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है इनकी। जैसे रनिंदर सिंह को देख रहे हो, रनिंदर सिंह को अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। ऐसे जिम लेंजोन, इनको सीईओ बनाया गया है याहू का, याद रख सकते हो, याहू का सीईओ बनाया गया है। वी वैद्यनाथन, ये रिसेंटली एमडी और सीईओ बनाए गए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। What is the rank of India in ease of starting business according to Global Entrepreneurship Monitor रिपोर्ट 2021-22 की? तो कितने लोग जो हैं वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर बिजनेस करना आसान है, उसके अंदर इंडिया का रैंक कितना है? ये एक रिपोर्ट दी गई है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक जो है वो चौथा है। आंसर क्या होगा? सी होगा। पहला रैंक जो है वो इसमें सऊदी अरेबिया का है, दूसरा रैंक जो है वो इसमें दिया गया है नीदरलैंड्स को, और तीसरा रैंक जो है वो इसमें स्वीडन को मिला है। लेकिन पहला और चौथा आप थोड़ा सा एक बार देख सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, ये ग्लोबल सर्वे है अलग अलग कंट्रीज का, और इसमें टोटल 47 कंट्रीज को आंका गया है। इंडिया टॉप 5 इकोनॉमीज में जिसमें लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना आसान समझते हैं। तो अगर आप पूरा ओवरऑल देखोगे तो 82% जितने भी लोगों से सर्वे किया गया इंडिया में, तो 82% लोगों ने कहा, जो यहाँ पे लोकल एंटरप्रेन्योर, लोकल बिजनेसमैन है, कि ये बहुत ही अच्छी जगह है जहां पे हम इजीली जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इंडिया का स्थान जो है इसमें चौथे नंबर पे है। और 83% लोग मानते हैं कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलती हैं इंडिया के अंदर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, खास करके अपने एरिया में। उसमें इंडिया का स्थान दूसरा है। इसमें भी सऊदी अरेबिया ने टॉप किया है। 86% लोग ये सोचते हैं कि उनके पास स्किल्स और नॉलेज है ताकि वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर, और इसमें इंडिया चौथे नंबर पे, और इसमें भी सऊदी अरेबिया जो है वो पहले नंबर पे है। तो टोटल 47 इकोनॉमीज हैं, उसमें से 22 इकोनॉमीज को अगर आप ध्यान से देखोगे, उसमें 2 में से एक बंदा ये कहता है कि उनकी हाउस होल्ड इनकम जो है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। इवन एक से भी ज्यादा जो बंदे कहते हैं कि हमारी हाउस होल्ड इनकम जो है वो कम हो गई है। तो मोर देन 50% लोग ये मान रहे हैं, अडल्ट जो हैं, कि इनकम कम हो गई है। वो कोविड-19 के कारण, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, कोई भी कारण हो सकता है। तो ये रिपोर्ट का जो डेटा है कम से कम 2000 लोगों से हर कंट्री में से पूछ के तैयार किया गया है, जिसमें 47 कंट्रीज जो हाई, मिडिल इनकम या लो इनकम कंट्रीज जो है वो शामिल है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो सिर्फ क्वेश्चन को आप स्लाइड से याद रख सकते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन जो है पिक्चर से है। एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं या वायरोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है ल्यूक मोंटैग्नियर, जो कि फ्रेंच नोबेल ल्यूरेट हैं, और इन्होंने एचआईवी के सिद्धांत के बारे में, या किस तरह से ये फैलता है, किस तरह से ये होता है, उसके बारे में जानकारी दी थी, जिसके कारण इनको 2008 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो आप देख सकते हो 1983 के उस टीम के हिस्सा थे
जिन्होंने HIV के बारे में बताया, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के बारे में बताया, जो कि आगे जाके एड्स को बनाता है, या जो एड्स को या आप कह सकते हो कि जो एड्स को पैदा करता है। तो जिसके कारण जो है वो इनको नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था मेडिसिन के अंदर 2008 के अंदर। लेकिन इनके साथ इस प्राइज को शेयर किया था फ्रांस की एक साइंटिस्ट जिनका नाम है फ्रेंकोइस बेयर-सिनोसी, उन्होंने इसको शेयर किया था। इनको जो ये नोबेल प्राइज मिला वो भी इसी के कारण मिला है, क्योंकि एड्स होने के जो वायरसेस हैं उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। ये कहां से बिलोंग करते हैं? फ्रांस से बिलोंग करते हैं, तो ये याद रखना है। PhD ये कर चुके हैं वायरोलॉजी के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस से, फिर बाद में डायरेक्टर भी रहे वर्ल्ड फाउंडेशन फॉर एड्स रिसर्च एंड प्रिवेंशन, जो कि पेरिस के अंदर ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अपने नाम याद रखना है, चेहरा थोड़ा सा याद रखें, लुक मोंटैग्नियर, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं और नोबेल ल्यूरेट हैं, मेडिसिन के अंदर मिल चुका है इनको 2008 में। किस काम के लिए जाने जाते हैं? HIV एड्स के बारे में जानकारी दी उसके लिए जाने जाते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी अगला क्वेश्चन आप देखोगे, और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन है, किसको चीफ जस्टिस बनाया गया मद्रास हाई कोर्ट का? इससे पहले ये एक्टिंग चीफ जस्टिस से मद्रास हाई कोर्ट के परमानेंट बना दिए गए हैं। इनका नाम है मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो याद रखना है आंसर क्या होगा? बी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मुनीश्वर नाथ भंडारी, उनका फोटो देख सकते हो। उनको नया चीफ जस्टिस बनाया गया मद्रास हाई कोर्ट का, एक्टिंग थे इससे पहले। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और सबसे पहले जज भी बने थे राजस्थान के ही 2007 के अंदर। और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने ये अप्रूवल दिया कि अब इनको परमानेंट लगा दिया जाए। लेकिन बाकी जो नाम देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। रविशंकर झा का देख रहे हो, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। राजेश बिंदल का देख रहे हो, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस हैं, रिसेंटली अपॉइंट किया गया 2021 में। रवि विजय कुमार मलिमथ, ये मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजेस और रिसेंट हाई कोर्ट्स के अंदर जो अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड यूनानी डे। वर्ल्ड यूनानी डे जो है वो 11 फरवरी को मनाया गया 2022 में। हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बहुत ही फेमस हकीम अजमल खान का जन्म दिवस होता है। याद रखना है, हकीम अजमल खान, अजमल खान, या इसको मोहम्मद अजमल खान के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत ही फेमस यूनानी स्कॉलर हैं। तो यूनानी जो सिस्टम है मेडिसिन का, इसका मतलब जो पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम है, जड़ी बूटियों से जो चीजें बनती हैं हमारी, तो उसको हम कह देते हैं यूनानी मेडिसिन सिस्टम। ये खास करके ग्रीस में जो है वो स्टार्ट किया गया था, फिर ये साउथ एशियन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट में पहुंचा, फिर इस तरह से पूरे वर्ल्ड में जो है वो फैल गया। तो इससे हमें पता लग जाता है कि एक्चुअल में जो पूरे बॉडी के पार्ट्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, पूरी बॉडी की स्टेट क्या है, हेल्दी है, नहीं हेल्दी, नहीं हेल्दी तो किस तरह से उसको ठीक करना है। तो ये सारा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि किस तरह से जो है वो आप अपने अंदर के सिस्टम को ठीक कर सकते हो, और उसमें आप जो है वो ट्रेडिशनल चीजें यूज करके आप उसको अपने शरीर को बचा सकते हो और अपने सिस्टम को हेल्दी रख सकते हो। यह है यूनानी डे। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें पहला पॉइंट है पैसा बाजार RBL का टाई अप की एक कार्ड लॉन्च किया इन्होंने, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टाटा सन्स ने रीपॉइंट कर दिया नटराजन चंद्रशेखरन को, ये भी हम कर चुके हैं। रुचिर शर्मा को रॉकफेलर इंटरनेशनल का चेयरमैन और MD बनाया गया, 14 फरवरी को बनेंगे, कर चुके हैं। स्पेस एक्स ने एक इटालियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का लॉन्च किया जिसका नाम है कॉस्मो स्काईमेट। अब इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, या दो बना सकते हो, कि कॉस्मो स्काईमेट जो है वो किसका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है? तो इटली का है। लॉन्च किसने किया है? स्पेस एक्स ने। इसमें कॉस्मो का मतलब है कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्मॉल सैटेलाइट फॉर मेडिटेरियन बेसिन ऑब्जर्वेशन, और स्काई मेड सेकेंड जनरेशन FM2 सैटेलाइट है। मतलब इसको अगर आप याद रखना चाहते हो तो CSG करके याद रखोगे। C का मतलब है कॉस्मो, S का मतलब स्काई, G का मतलब जनरेशन। तो ये आपने याद रखना है। और ये इटालियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये पूरे अर्थ को मापेगा। मापने का मतलब है कि उसमें सारी तरह की ऑब्जर्वेशन ली जाएगी, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट होगी कि किस तरह से रिस्क को कम किया जा सकता है। इसमें पूरा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर निगाह रखी जाएगी, क्योंकि ये इमेजेस अलग अलग तरह की खींच के बताएगा। लैंड मैनेजमेंट का हम काम कर सकते हैं यहाँ से, डिफेंस सिक्योरिटी के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, तो अलग अलग तरीके से ये यूज किया जाएगा। और स्पेसएक्स आपको पता ही कि एलन मस्क इसके हेड हैं। नेक्स्ट मुनीश्वर नाथ भंडारी को अपॉइंट किया गया मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ऑलरेडी कर चुके हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, ये 11 फरवरी को मनाया गया 2022 में। ये खास करके उन वुमेन को सम्मानित करता है, उन गर्ल्स को सम्मानित करता है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देश को आगे लेके जा रही हैं, या पूरे वर्ल्ड में अपना नाम जो है वो कर रही हैं, और उनका पूरा रोल जो है उसको जो है वो ये रिस्पेक्ट करता है दिन, और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करता है कि औरतों को आगे बढ़ के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है वो काम करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सी औरतें जो इस क्षेत्र में अपना नाम कर चुकी हैं। और इस बार जो है वो सेवंथ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस जो है वो मनाया गया है।
इसके साथ आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे 11 फरवरी 2022 का क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। देखो स्टैगफ्लेशन का मतलब है इन्फ्लेशन तो हो ही रही है, महंगाई तो है ही है, और साथ में आप कह सकते हो इसमें स्टेगनेंट जो हमारी इकोनॉमी है वो भी चल रही है, मतलब स्टेगनेंट ग्रोथ है, आप कह सकते हो। स्टेगनेंट ग्रोथ का मतलब ग्रोथ रुकी हुई है, प्लस साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी है। तो महंगाई भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, स्टेगनेंट ग्रोथ है, ग्रोथ रुकी हुई है। तो इन्फ्लेशन तो है ही है, साथ में डिप्रेशन भी है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और साथ में आप कह सकते हो कि ग्रोथ रुकी भी हुई है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, डी होगा। बहुत से बच्चों ने आंसर जो है वो डिफ्लेशन इन्फ्लेशन विद ग्रोथ लगाया था, तो याद रखना इसमें स्टेगनेंट ग्रोथ होती है, ग्रोथ रुक जाती है, तो ग्रोथ नहीं होती, तो ए आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं, हेड ऑफिस बीआईएस का कहां पे सिचुएटेड है। सबसे पहले बीआईएस का मतलब बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, फिर उसका हेडक्वार्टर आप साथ में बता दो, और एक काम और कर दियो, बता दियो कौन से ईयर में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ये 3 चीजें आपने बतानी है मुझे कमेंट बॉक्स में, आपके आंसर का वेट करूंगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले, लेकिन बेल बटन को प्रेस कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। लेकिन वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे। और इस वीडियो को देखने के लिए अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।